नमस्कार, अपना उत्तराखंड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। बुलेटिन की शुरुआत नैनीताल से आ रही बड़ी खबर के साथ करते हैं। चारधाम देवस्थानम एक्ट को लेकर कल हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। चीफ जस्टिस की बेंच अपना फैसला सुनाएगी। आपको बता दें कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सरकार के एक्ट के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है और एक्ट को निरस्त करने की मांग की है। वहीं हाईकोर्ट में सभी पक्ष अपना पक्ष रख चुके हैं। आपको बता दें कि कई पुरोहित भी इस एक्ट का विरोध कर रहे हैं। और हमारे सहयोगी वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, कल फाइनल फैसला आ जाएगा? बिल्कुल मनु, अगर देखा जाए तो कल फैसले का दिन है और डिलीवर ऑफ जजमेंट पर ये पूरा केस लगा हुआ है और पूरे मामले पर पहले ही बहस हाईकोर्ट में पूरी हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी ने पूरे मामले को लेके जो एक्ट सरकार का था उसको निरस्त करने की मांग की थी और उसके बाद हालांकि जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार ने एक्ट के बचाव में ये कहा था कि जो धार्मिक मान्यताएं हैं या धार्मिक रखरखाव मंदिरों के प्रति है उस पर किसी तरीके से कुठाराघात ये एक्ट नहीं करता। और जो अब जो एक्ट आया गया है उसमें सभी लेन देन और सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं उनको रखा गया है, तो इसीलिए इस एक्ट का विरोध हो रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर पूरी मैराथन बहस हुई है और जो एक संस्था है रूलेक देहरादून की, वो भी सरकार के बचाव में आई थी और तमाम तर्क उन्होंने भी अपने हाईकोर्ट में रखे थे। लेकिन जिस तरह से पंडा पुरोहित और सरकार की जंग हाईकोर्ट में लड़ी जा रही थी, इस पूरे मसले को लेकर राजनीति भी उत्तराखंड में चरम पर थी। लेकिन अब कल हाईकोर्ट से फैसला आना है तो ये कहा जा सकता है कि कल का दिन राजनीति के लिए भी अहम है और हाईकोर्ट से भी अहम है। अगर कोई भी पक्ष इस पूरे मसले को लेकर हारता है तो ये मसला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। मनु जी, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कल का दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। कल एक बड़ा फैसला आने वाला है। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में। अब बात करेंगे प्रदेश के कोरोना अपडेट की। तो उत्तराखंड में कोरोना के 127 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल केस की संख्या हो गई है 4642। एक्टिव केस 1338 हैं। अब तक 55 लोगों की जान जा चुकी है कोरोना की वजह से। हरिद्वार जिले में सबसे ज्यादा आज 95 केस मिले हैं। देहरादून में 7, नैनीताल में 9, टिहरी में 6 केस मिले हैं। तो वहीं अल्मोड़ा में 3, उत्तरकाशी में 7 नए कोरोना मरीज मिले हैं। प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। कोरोना से मरीजों के मरने का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। सोमवार को ऋषिकेश एम्स में 2 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों मरीज दूसरी बीमारियों से ग्रसित थे। एक मरीज ऋषिकेश का रहने वाला है तो वहीं दूसरा मरीज काशीपुर का रहने वाला है जो डायबिटीज का पेशेंट था। इसी बीच हल्द्वानी से बड़ी खबर आ रही है। 3 और बीजेपी कार्यकर्ताओं में कोरोना की पुष्टि हुई है। बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट के संपर्क में आए थे ये तीनों लोग। लालकुआ के रहने वाले हैं। तीनों कोरोना पीड़ित। जिला अध्यक्ष के संपर्क में आए 11 लोगों को अभी तक कोरोना हो चुका है और अभी तक बीजेपी से जुड़े 14 लोगों को कोरोना हो चुका है। प्रदेश प्रवक्ता प्रकाश रावत पहले ही कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। वहीं कोरोना को लेकर मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह का कहना है कि प्रदेश में फिलहाल कम्युनिटी स्प्रेड शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि ज्यादातर कोरोना केस की ट्रैवल हिस्ट्री रही है। उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि 2 दिन के लॉकडाउन के अच्छे परिणाम की उम्मीद है। कम्युनिटी स्प्रेड की कोई बात नहीं है। जैसा हमने बताया कि हमने जब समीक्षा की तो ये पाया कि जो केसेस आ रहे हैं वो सभी लोगों के आने जाने की वजह से हो रहा है और ये भी हाई कोविड लोड एरिया से लोगों का आना जाना जो हो रहा है उससे कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटनाएं यहाँ पे सामने आई है। हल्द्वानी की लालकुआ कोतवाली कोरोना से पूरी तरह से प्रभावित है। हालात ऐसे हैं कि थाने को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित करना पड़ा है। 3 दारोगा के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कोतवाली और सीओ दफ्तर में तैनात 44 पुलिस कर्मियों को क्वारंटीन कर दिया गया है, जिसमें कोतवाल भी शामिल है। थाने की व्यवस्था चलाने के लिए एसएसपी ने पुलिस लाइन से नया स्टाफ भेजा है।
आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ के बंगापानी तहसील में प्रकृति ने जमकर तांडव मचाया है। आलम यह है कि गैला गांव में भारी मलबे की चपेट में आने से 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। गैला में 3 मकान पूरी तरह मलबे से पट गए। तांगा गांव में 5 मकान जमींदोज हो गए। यहां 11 लोग मलबे में दब गए, जिनको बचाने की संभावना ना के बराबर है। तांगा में गणेश सिंह के परिवार के सभी लोग जमींदोज हो गए हैं। इनमें 6 महिलाएं, 5 पुरुष शामिल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम चल रहा है। एसडीआरएफ और स्थानीय लोग रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। पूरे इलाके को कुदरत का कहर झेलना पड़ा है। हर तरफ बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तांगा गांव तक पहुंचना भी अब आसान नहीं है। ट्रॉली के जरिए इस गांव तक बामुश्किल पहुंचा जा रहा है। बंगापानी से आगे सड़क पूरी तरह से बंद है। जगह जगह सड़क भी टूटी हुई है। वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पिथौरागढ़ के बंगापानी में हुए हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने बताया कि एसडीआरएफ की 2 कंपनियां पहले से रेस्क्यू में जुटी हुई थीं। अब एक और टीम भेजी गई है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। 11 मौतों की सूचना है, जो अत्यंत ही हमारे लिए कष्टप्रद है। प्रकृति की जो मार है उससे हम उनको बचा नहीं पाए। हमने जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि उनके जो भी आश्रित हैं तत्काल जो सरकार के द्वारा 4 लाख रुपया प्रति मृतक आश्रित को दिया जाता है वो उन तक पहुंचे। वहीं एक तस्वीर चमोली से भी सामने आई है, जहां चंद सेकंड में हजारों टन का पहाड़ देखते ही देखते सड़क पर आ गिरा। गनीमत रही कि उस वक्त वहां से कोई नहीं गुजर रहा था, वरना कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। तस्वीरें चमोली के नंदप्रयाग के हिलेरी पार्क के पास की बताई जा रही हैं, जो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर पहाड़ों की कटिंग के कारण कई पहाड़ियां खतरनाक हो गई हैं और बारिश के कारण भूस्खलन भी हो रहा है। बद्रीनाथ एनएच भी लगातार पहाड़ों से मलबा आने के कारण बाधित है, जिसे खोलने की भी कोशिश की जा रही है। तो चमोली से ये तस्वीरें सामने आई हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे चंद सेकंड में ये पूरा पहाड़, जो वहां पर रास्ता है उस पर सारा मलबा गिर जाता है। लेकिन गनीमत और सबसे अच्छी बात ये रही है कि उस दौरान वहां से कोई नहीं गुजर रहा था। लेकिन ये कैमरे में जरूर कैद हुई हैं ये तस्वीरें, जो आपको न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव दिखा रहा है। एक तरफ पहाड़ में भूस्खलन जानलेवा बना हुआ है, तो वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने बारिश के लिए अगले 72 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने 5 जिले उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं रेड अलर्ट के बाद आपदा प्रबंधन विभाग भी सतर्क है। अगले जो 3 दिन है इसमें जो है इस तरह की जो एक्टिविटी इंटेंस है, थंडर स्टॉर्म टाइप और थंडर शावर टाइप जो एक्टिविटी है वो खासकर जो है जो अंदर की डिस्ट्रिक्ट उसमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो और डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, चाहे वो देहरादून है या टेहरी पौड़ी डिस्ट्रिक्ट्स है, और कुमाऊं रीजन में आप देखेंगे अल्मोड़ा है, नैनीताल है, तो इनमें भी हैवी या वेरी हैवी रेन इनमें भी मिलने की संभावना है और अच्छी स्पेल इनमें भी मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं। एक दिन पहले बलूनी ने मदद का भरोसा दिया और एक दिन बाद ही पीड़ित परिवार को मदद मिल गई। ये रिपोर्ट देखिए। अनिल बलूनी है तो मुमकिन है। जी हाँ, ये बात हम ऐसे नहीं कह रहे हैं। अनिल बलूनी ने अपनी उपयोगिता कई बार साबित की है। कल अनिल बलूनी ने मदद करने का भरोसा दिलाया था और आज परिवार को मदद मिल गई। हम बात कर रहे हैं कुंदन सिंह के परिवार की। कुंदन सिंह की मौत दिल्ली के मिंटो ब्रिज जल भराव में डूबने से हो गई थी और बलूनी ने उनके परिवार को मदद का भरोसा दिया था और अब मदद मिल गई है। इनकी 2 पुत्रियां हैं और इनका लालन पालन कुंदन सिंह जी ही करते थे, तो किसी भी तरीके से इनके परिवार के किसी एक व्यक्ति को नौकरी भी दिल्ली सरकार में दी जाए। तो उपराज्यपाल जी ने जो वहाँ सहायता राशि थी 10 लाख रुपए की, वो तो तुरंत जारी कर दी और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि उनके परिवार में किसी न किसी को नौकरी देने की भी व्यवस्था करेंगे। आपको बता दें कि मिंटो ब्रिज जल भराव में मरने वाले वाहन चालक कुंदन सिंह पिथौरागढ़ के रहने वाले थे, जिसके बाद राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल से कुंदन सिंह के परिवार को आर्थिक सहायता और एक परिजन को दिल्ली सरकार में नौकरी का अनुरोध किया था, जिसके बाद उपराज्यपाल द्वारा मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए का चेक जारी कर दिया गया है। हालांकि अनिल बलूनी ने उनके परिवार से किसी को नौकरी देने की भी मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के बयान पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने पलटवार किया है। रावत ने एक तीर से दो शिकार करते हुए बंशीधर भगत और सतपाल महाराज दोनों पर निशाना साधा है। गंगा की धारा को बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए स्क्रैप चैनल नाम देने के आरोप पर हरीश रावत ने लिखा है कि सरकार आपकी है, जांच बैठाकर बिल्डर्स के नाम सार्वजनिक कीजिए। उन्होंने भगत को याद दिलाया कि एक अवैध निर्माण को लेकर 2 मंत्री भिड़ गए थे, तब इसी आदेश ने अवैध निर्माण टूटने से बचाया था। फेसबुक में लिखी अपनी इस टिप्पणी में रावत ने सतपाल महाराज पर भी निशाना साधा है। महाराज पर तंज कसते हुए हरीश रावत ने लिखा है कि 2013 की जिस केदारनाथ त्रासदी का ठीकरा आप मेरे सर फोड़ रहे हैं, उस सरकार में आप उस समय अर्धांगिनी समेत शामिल थे। इससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने पूर्व सीएम हरीश रावत को महाझूठा करार दिया था। बंशीधर भगत ने कहा था कि हरीश रावत जितने बुजुर्ग हैं उतने ही झूठ बोलने में माहिर हैं। भगत ने हरीश रावत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये ठीक है कि आईडीपीएल और एचएमटी जैसी फैक्ट्री कांग्रेस के ही कार्यकाल में स्थापित हुई, लेकिन इनकी दुर्गति का कारण भी कांग्रेस बनी। तय है कि हरीश रावत जी जितने बुजुर्ग हैं उतने ही वो झूठ बोलने के मास्टर हैं। मतलब सीमा से अधिक झूठ बोलना, जैसे जमरानी बांध और एचएमटी और वो तुम्हारे आईडीपीएल के लिए उन्होंने कह दिया कि ये इसके लिए मैंने प्रयास किया। ये बात ठीक है और ये भाजपा काल में डूब गए। आगे बढ़ते हैं। चंपावत से खबर है, जहां चंपावत विधायक कैलाश गहतोड़ी और ऑल वेदर रोड निर्माण में लगी शिवालया कंपनी का विवाद बढ़ता जा रहा है। विधायक और समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगाने वाले इंजीनियर के साथ कंपनी के लोगों ने एसपी से मिलकर विधायक पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं कंपनी के कर्मचारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, जबकि विधायक का कहना है कि सड़क निर्माण के दौरान फेंका गया मलबा अब लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं एसपी ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। अगर ये उनको समझाना ही अगर मारपीट कहते हैं ये लोग, हमने तो कुछ भी नहीं कहा। मैंने तो उनसे कहा यार देख लो इनकी समस्याएं हैं तो ठीक करवा दो, आप लोग सड़क बना रहे हो, प्रधानमंत्री जी का प्रोजेक्ट है, तो अगर इसको मारपीट कहते हैं तो ये अपनी अनियमितताओं को और गलत कामों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं है। और जनता बहुत आक्रोशित है, क्योंकि जनता ने हमको चुना है। अभी हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं, क्योंकि विवाद दोनों तरफ से हुआ है और किसकी गलती है वो जांच के उपरांत ही हम लोग बता पाएंगे। कोरोना महामारी के चलते यूपीसीएल की मार्च महीने में होने वाली 95वीं बोर्ड बैठक जुलाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। मीटिंग में 15 बिंदुओं पर बातचीत हुई, जिसमें बिजली बकाया समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मीटिंग में यूपीसीएल में डायरेक्टर कमर्शियल का नया पद जारी हुआ। इसके साथ ही बैठक में कोरोना की वजह से हुए राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए अधिकारियों को नए टारगेट दिए गए। कोरोना की वजह से प्रदेश में बिजली चोरी की भी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिसके बाद अब सचिव ऊर्जा राधिका झा ने इसे लेकर सख्ती दिखाई है। उन्होंने कहा है कि बिजली चोरी को रोकने के लिए अब विजिलेंस की टीम को लगाया जाएगा, जो इसे लेकर निगरानी करेगी। वहीं ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। 3-4 महीने तक हम लोग कोविड की वजह से कोई बहुत कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहे थे, बट निगम को बढ़ते हुए घाटे के आलोक में अभी हम लोगों ने विजिलेंस के एसएसपी और एसपी को कड़े निर्देश दिए हैं और उनके साथ एक एससी और 2 EXCNs की अलग से आज हम लोगों ने पोस्टिंग भी जारी कर रहे हैं, जिससे कि वो गढ़वाल कुमाऊं को कोऑर्डिनेट करके जितने हाई AT&C लॉसेस के जो हमारे डिविजन्स हैं उसमें तत्काल कार्रवाई करें। आगे बढ़ते हैं। अब नौकरी की चाह रखने वाले बेरोजगार युवाओं को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ऑनलाइन एग्जाम करवाने की तैयारी में है। अगले 15 दिन में एग्जाम कराने वाली एजेंसी से एग्रीमेंट के बाद आयोग युवाओं के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम पर काम करने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि 15 दिन में आयोग और एग्जाम कराने वाली एजेंसी के साथ एग्रीमेंट पूरा हो जाएगा। वहीं आयोग की ओर से कहा जा रहा है कि पारदर्शिता को लेकर ऑनलाइन एग्जाम बड़ा चैलेंज होगा। हालांकि इससे लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। एग्जाम्स के लिए गवर्नमेंट से हमें अप्रूवल मिलने के बाद जो हमने एजेंसी सेलेक्ट की है उससे एग्रीमेंट होने की कार्रवाई चल रही है, क्योंकि एग्रीमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको देख संभल के करना होता है और लीगल वेटिंग की भी जरूरत पड़ती है। तो उसको उस पर हम मेरे ख्याल से 15-20 दिन में हमें उम्मीद है कि हम एग्रीमेंट कर लेंगे उनसे साइन।
कोटद्वार के खेरासेण पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 3 करोड़ की लागत से बनने वाले महाविद्यालय के भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। फिलहाल महाविद्यालय का संचालन सतपुली इंटर कॉलेज के बिल्डिंग में किया जा रहा है। लंबे समय से महाविद्यालय के अपने भवन की मांग उठ रही थी। खेरासेण में बनने वाले महाविद्यालय में सतपुली समेत आसपास के इलाके के छात्र छात्राओं को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उनका मकसद प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाना है। किसी भी विकास के लिए और महाविद्यालय यहाँ पर काफ़ी दूर यहाँ से महाविद्यालय था, जो पहले उसके लिए भूमि चयन की गई थी, वहाँ पैदल भी जाना पड़ता था और वो भूमि पूरी भी नहीं मिल पाई, निर्माण भी वहाँ पर नहीं हो पाया। तो मैं समझता हूँ कि अब लोगों को सुविधा होगी। चारों तरफ से सड़कें भी हैं, नज़दीक भी हैं, फीडर कॉलेज भी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में है, तो बच्चों को से पढ़ाई में सुविधा होगी। हमारी कोशिश होगी कि हम अच्छी शिक्षा यहाँ पर बच्चों। इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। होमगार्ड से रिटायर्ड डीजी पर घरेलू हिंसा का आरोप लगा है। पत्नी का शारीरिक और मानसिक शोषण का आरोप लगा है। महिला की तहरीर पर सीओ डालनवाला जांच कर रहे हैं। थाना राजपुर में महिला ने ये तहरीर दी है। तो बड़ी खबर देहरादून से हम आपको बता रहे हैं। यहां होमगार्ड से रिटायर्ड डीजी पर उनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है। उत्तरकाशी से खबर है, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली, जिसमें कांग्रेस के 200 से भी ज्यादा कार्यकर्ता और नेता जुटे। वहीं इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ती दिखाई दी। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अध्यक्ष ने पूरे शहर में रैली निकाली। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री प्रीतम सिंह चौहान जी से अनुरोध करूंगा कि ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। यहां बंजारावाला में नवजात बच्चा मिला है। एक पुलिस ने बच्चे को अस्पताल भेज दिया है। अस्पताल में बच्चा स्वस्थ बताया जा रहा है। थाना पटेल नगर में ये बच्चा मिला है। बच्चे के परिजनों को फिलहाल पुलिस तलाश रही है। हल्द्वानी में रुद्रपुर कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर को गिरफ्तार किया गया है। प्रोफेसर पर महिला पुलिसकर्मी से बदतमीजी करने का आरोप है। 21 मई को महिला पुलिसकर्मी से बदसलूकी की थी। मास्क न पहनने को लेकर इनकी झगड़ा हो गया था महिला पुलिसकर्मी से, और असिस्टेंट प्रोफेसर के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया है। गुमशुदा लोगों की तलाश के लिए अब देहरादून पुलिस अभियान शुरू करने जा रही है, जिसके लिए डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने सभी थानों को निर्देश दिया है कि गुमशुदा लोगों के लिए ठोस नीति बनाकर उनको ढूंढा जाए। दरअसल अभियान को मार्च महीने में शुरू होना था, लेकिन लॉकडाउन के चलते अभियान थम गया था। आपको बता दें कि देहरादून जिले में 20 सालों में 5,500 लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट अलग अलग थानों में लिखवाई जा चुकी है, जिसमें से अभी भी करीब 1500 ऐसे लोग हैं जिनको पुलिस अभी तलाश करेगी। देखिए, इसमें बेसिकली जो मिसिंग लोग चल रहे हैं उनको रिव्यू करने के लिए बताया गया है, और उसमें जहाँ पर प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है उसमें लगता है कि कोई इसमें इस तरह का मैटर है जिसमें एक प्रॉपर बड़ी टीम बनाने की आवश्यकता है, तो उसको भी रिव्यू कर लिया जाए। और कहाँ पर समस्या आ रही है उसके बारे में सभी से रिपोर्ट मांगी गई है कि जो लोग काफ़ी समय से मिसिंग चल रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। नमस्कार।